Good morning, my dear student. Today we will try to understand your chapter 3rd, Kinship, Caste and Class. Topic: the Gotra of women. Before we start this topic, I would like to tell you that in the previous topic where we discussed about the marriage system and also discuss about exogamy, endogamy, polygamy and polyandry type of marriage. Where we see the exogamy, in that type of marriage, what we observe? We observe that कि शादी गोत्र के बाहर होती थी. अब यहाँ पे एक शब्द आया गोत्र. So first we will try to understand about that what is the meaning of गोत्र. गोत्र का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे. गोत्र शब्द की उत्पत्ति हमें उत्तर वैदिक काल में विस्तार से दिखाई देती है, एक विस्तृत रूप में, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में दिखाई देती है. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था किनशिप, और किनशिप के अंतर्गत किनशिप मैंने शुरू किया था फैमिली, फैमिली से कास्ट, कास्ट से किनशिप, किनशिप से वंश. ये 4 वर्ड हमने आपको लिख के बताए थे स्टार्टिंग में इस चैप्टर. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है गोत्र की. और आपका टॉपिक है द गोत्र ऑफ वीमेन. महिलाओं की, स्त्री की गोत्र क्या होगी. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज मैटर विद अस दैट व्हेन we observe about the Gotra and Gotra system, we got astonished having seen that the Gotra for women that is not stable after marriage and before marriage. Before marriage, her Gotra was directly recognized by his father, but after marriage, her Gotra has already changed. इंस्टीड ऑफ फादर्स गोत्र, पिता के गोत्र की जगह शादी के बाद लड़कियों की गोत्र पति का गोत्र बन जाती है, मान ली जाती है. तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. अब एक ब्राह्मणी पद्धति में ये गोत्र की परंपरा लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 BC के आसपास प्रचलित हुई, प्रचलन में आई. वहाँ लोग, खास तौर से ब्राह्मण, इनको कई गोत्रों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया. प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था. उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे. गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे. विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे. दैट इज द 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस सिस्टम, इन गोत्र सिस्टम. इस गोत्र सिस्टम में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें थी जिसको जानना, समझना महत्वपूर्ण है. माय डियर स्टूडेंट, द गोत्र ऑफ वीमेन, व्हेन यू विल रीड योर पैराग्राफ, दीज ऑल पॉइंट्स आल्सो explained by author. Let us come and try to understand this paragraph. The one Brahmanical practice evident from 1000 BC onward was to classify people, especially Brahmins, in terms of Gotra. Each Gotra was named after a Vedic seer, and all those who belonged to same Gotra were regarded as his descendant. I hope you have remembered what I told you about kinship, what I told you about family and caste, and then after once. मैंने आपको जब परिवार के बारे में बताया, जब मैंने बंधुओं के बारे में आपको समझाया, जब मैंने जाति के बारे में आपको बताया, जब मैंने वंश के बारे में आपको बताया, तो मैंने कहा था कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी.
परिवार जब धीरे धीरे विस्तृत होने लगे, बड़े होने लगे, तो परिवार एक नए स्वरूप में बदला। कालांतर में एक ही तरह के कार्य करने के कारण, एक ही तरह के व्यवसाय होने के कारण इन्हें जातियों में कन्वर्ट कर लिया गया। और फिर जब इनकी परंपरा, इनके कार्य व्यवसाय और अधिक बढ़े, संख्या अधिक बढ़ी, तो फिर ये जाति में कन्वर्ट हो गए। और जाति के बाद ये किनशिप का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ और फिर यही परंपरा के लोग अब अपने को रिकॉग्नाइज करने लगे कि हम इस वंश के हैं। यह वंश का मतलब अब वो गोत्र से करने लगे। अब ये गोत्र क्या है? तो कहता है कि गोत्र परंपरा का विकास 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में हुआ था। ये लेटर वैदिक एरा में हमें गोत्र एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखाई देता है। स्पेशली ब्राह्मण्स में सभी के गोत्र अपने अपने थे और वो गोत्र वैदिक ऋषियों के नाम पर ही रखे गए थे। कहता है ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर ए वैदिक seer and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendant. Two rules about gotra were particularly important. दो नियम थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये टू रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. वोमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र and adopt that of their husband of marriage, and member of the same gotra could not marry. Two things. First, as I told you, शादी के बाद पुत्री को अपना गोत्र त्याग करके, पिता का गोत्र त्याग करके उसे हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करना पड़ता था. और फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था कि एक ही गोत्र में, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी. Members of the same gotra could not marry. Okay, one way to find out whether this was commonly followed is to consider the name of man and woman, which were sometimes derived from gotra names. These names are available for powerful ruling the lineage, such as a Satvahans, who ruled over part of western India and the Deccan, 2nd century BC to 2nd century AD or C. Several of their inscriptions have been recovered, which allow historians to trace family ties, including marriage. My dear, this is very interesting. I hope you have remembered that I was taught you in your online class that the one dynasty who ruled on Deccan Plateau, the southern part of India, where this system was violated, the Satvahan rulers, they were recognize him with the name of her mothers. The starting of the name, they uses the mother's name. It means the importance of mother is very much in that dynasty. But also I taught you that it is very strange that even they recognize himself with the mother name, but also the paterlineage system was practiced in these dynasties. Okay, let us come and try to understand that what author want to inform you. Author आपको क्या बताना चाहता है, इस चीज़ पे देखते हैं. कहता है one way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of men and women which were sometimes derived from gotra names. कहता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी कि जो गोत्र है वो क्या गोत्र के लिए सभी नियम समान रूप से लागू किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था. इस बात को जानने के लिए
हमें स्त्री और पुरुष के नामों का एनालिटिकल अप्रोच से स्टडी करना पड़ेगा, जो कभी कभी हमें कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस देते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमने सातवाहनों के बारे में बात की। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या गोत्र व्यवस्था का अनुसरण प्रायः होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष के नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्र के नाम से भी उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहन जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। सातवाहन राजवंश में से हमें बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और दक्कन के क्षेत्रों में शासन था। सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी के बीच सातवाहनों का जो शासनकाल था वो कहाँ था? कहता है डेक्कन, who ruled over part of western India and Deccan from 2nd century BC to 2nd century CE. Several of their inscriptions have been recovered which allow historians to trace family ties including marriage. सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए, इनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का एक खाका तैयार किया, एक पूरा अच्छा सा डाटा तैयार किया। अगर आप सोर्स 4 को देखें, सोर्स 4 में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। आप देखिए, सोर्स 4 कहता है नेम ऑफ द सातवाहन किंग फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। दीज आर द नेम ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ सातवाहन रूलर्स recovered from inscriptions. Note the uniform title Raja. Also note the following word which end with the term Put, a Prakrit word, Put meaning son. The term Gautami Put means son of Gautami. Names like Gautami and Vasishti are feminine form of the Gautam and Vasist. Vedic seer after whom Gotra were named. Here two important things which author want to tell you. First, that it may be possible that they recognize himself with the name of her mother, and second things, the Gotra of his mother, it was joined with the name of the किंग्स नेम। कहते कि राजा के नाम, वो नाम राजा के नाम के साथ जोड़ दिया जाता था, कनेक्ट किया जाता था। कहता है कि देखिए ध्यान से, कहता है कि आल्सो नोट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द टर्म्स पुत, अ प्राकृतिक वर्ड मीनिंग सन। द टर्म गौतमी पुत मीन्स सन ऑफ गौतमी। नेम्स लाइक गौतमी एंड वशिष्ठी आर फेमाइन form of Gautam and Vasist. Vedic seer after whom Gotra were named. राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र सामी श्री पुलमावी, राजा गौतमी पुत्र सामी श्री यना सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेना। इस तरह के नाम आपको मिले और सोच के आधार पे आपने ये चीज़ समझा कि किस तरीके से गोत्र के साथ साथ माताओं के नाम के साथ सातवाहन उलट रखने को जोड़ते थे। अब कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है कि मेट्रोनामिक्स इन द उपनिषद, द बृहदारण्यक उपनिषद, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद, contains a list of successive generation of teachers and students, many of whom were designated by the metronymics. अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है मेट्रोनमिक्स को समझना है। क्या है, क्या कहता है? ऑथर कहता है कि उपनिषद में मातृनाम, क्या सिर्फ सातवाहनों ने अपने नाम के आगे माताओं का नाम रखा? इसके पीछे क्या इस तरह की कोई
और एग्जाम्पल्स हमारे पास नहीं हैं। तो आप ऑथर बता रहे हैं कि उपनिषदों में भी हमें मातृ नाम प्राप्त हुए। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं, जो एक प्राचीनतम उपनिषद था, जिसमें आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में मातृ नामों के साथ, माता के नाम के साथ पुत्रों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, जो ये प्रूफ करता है कि सातवाहन ही नहीं बल्कि सातवाहनों से पूर्व लेटर वैदिक काल में बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के साथ माताओं के नाम का प्रयोग किया। एग्जाम्पल के रूप में कहता है कि गुरु के जो आश्रम में रहने वाले शिष्य थे, जो उनकी लिस्ट है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, उसमें कई नाम ऐसे हैं जो माताओं के नाम के साथ अपने को इंडिकेट करते हैं। अब कहता है सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स वर पॉलीगैनस, दैट इज हैड मोर देन वन वाइफ, एंड एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ वुमेन हु मैरिड सातवाहन रूलर्स इंडिकेट दैट many of them had names derived from Gotra, such as Gautam and Vasisht. Their father's Gotra, they evidently retained these names instead of adopting names and derived from their husband's Gotra name, as they were required to do according to the Brahmanical rules. सातवाहन जो राजा थे वो पॉलीगैनस थे, बहुपत्नी प्रथा में विश्वास करते थे, अर्थात उनकी एक से अधिक पत्नियां थीं। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र से उत्पन्न थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में अपेक्षित था, उन्होंने पिता के ही गोत्र का नाम रखा। इट मीन्स लड़कियों के लिए कह रहा है, शादी के बाद जो लड़कियां थीं वो पति के गोत्र की जगह पिता के गोत्र को ही बनाए रखा। यह एक्सोगैमी पद्धति नियमों के विरुद्ध थी। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक तथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह के संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। किनशिप, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। द गोत्र, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स द सम रूलिंग फैमिली दे वायलेटेड दैट, लाइक सातवाहन्स, सातवाहन women's, they recognize her with the name of their father's gotra, and they never give up their father's gotra after marriage, which is totally against of the Brahmanical rules. That's why I am saying that this system was very unique. What is also apparent is that some of these women belong to the same gotra, as obvious. This ran counter to the ideal exogamy recommended in the Brahmanical text. In fact, it exemplified in the alternative practices that of the endogamy, or the marriage within the kin group, which was and is prevalent among several communities in South India nowadays also. Such marriage amongst kinfolk such as cousins ensure a close knit community. It is likely that there were the variation in other part of the subcontinent as well, but as yet
it has not been possible to reconstruct the specific details. I hope you are getting what I am telling, my dear. Okay, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अ मदर एडवाइस पे। क्या मदर की एडवाइस इम्पोर्टेंट थी? क्या मदर का इम्पोर्टेंट सोसाइटी में था? इन चीज़ों को यदि देखें तो भी आप मदर एडवाइस को देखिए। सोर्स 5 है। सोर्स 5 में महाभारत का एक उल्लेख है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो चुका था, तो गांधारी ने अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा कि दुर्योधन, क्या युद्ध करना बहुत ज़रूरी है? दुर्योधन से उन्होंने युद्ध न करने की प्रार्थना की, विनती की। द महाभारत डिस्क्राइब्ड how when war between the Kauravas and the Pandavas became almost the inevitable, Gandhari made one last appeal to her eldest son Duryodhan. क्या कहती हैं गांधारी? गांधारी कहती हैं, शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का, अपना अच्छा चाहने वालों का सम्मान करोगे। By making peace, you honor your father and me as well as your well-wishers. It is the wise man in control of his sense who guard his kingdom. Greed and anger drag a man away from his profits. By defeating these two enemies, king conquers the earth. You will happily enjoy the earth. My son, along with the wise and the heroic Pandavas. There is no good in war, no law, dhamma and profit, earth, let alone happiness. Nor is there necessarily victory. Don't set your mind on war. Duryodhan didn't listen to this advice and fought and lost the war. एक साथ कई सारी चीज़ों को बता दिया। कहता है कि माँ ने, गांधारी ने कुछ रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, युद्ध हमेशा विनाशकारी है, युद्ध से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। युद्ध ना करके तुम मेरा, अपने पिता का और अपने वेल विशर्स का मान ही बढ़ाओगे। तुम युद्ध मत करो, तुम अपने भाइयों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करो। तुम दोनों की शक्ति पूरे पृथ्वी को जीतने के लिए सक्षम है। पूरे धरती को जीतो, सभी राज्यों को जीतो और यश के साथ जीवन व्यतीत करो। महाभारत के उल्लेख में जब गांधारी क्या कहते सुनिए, गांधारी कहते हैं, शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और अपने वेल विशर्स का सम्मान करोगे। जो विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। सो हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ आनंद पूर्वक इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म न अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। ये गांधारी अपने पुत्र को बार बार समझाती है, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार ही नहीं था। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या दुर्योधन ने उस एडवाइस को माना? नहीं। और इसका रिजल्ट महाभारत के युद्ध ने दशा और दिशा ही बदल डाली। फिलहाल अब आइए 2.5, वर मदर इम्पॉर्टेंट? क्या माताएं इम्पॉर्टेंट थी? हमने अभी अभी महाभारत के एक उदाहरण को लिया जहाँ पे गांधारी अपने पुत्र को एडवाइस करती हैं कि तुम युद्ध मत लड़ो। उसके आधार पे देखते हैं वर मदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। वी हैव सीन द सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोनिमिक्स
name derived from that of the mother. Although this may suggest that mothers were important, we need to be the courteous before we arrive at many conclusions. In the case of the Satvahans, we know that the succession to throne was generally patrilineal. Here a 3.4 figure, the battle scene. This is amongst the earliest sculpture, depiction of a scene from the Mahabharata, a terracotta sculpture from the walls on the temple in Ahichhatra, Uttar Pradesh, 5th century CE का. ये महत्वपूर्ण बात थी जिस पे हम लोगों ने चर्चा की. क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके माताओं के नाम से चिन्हित किया जाता था. इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें यह बहुत सावधानीपूर्वक सोचना होगा कि सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी सत्तात्मक आधार पे था, पैटर्लिनी अप्रोच पे था. तो माता इंपॉर्टेंट तो थी, लेकिन माताओं का वो स्थान नहीं था जो पिता का था बाद के कालों में. हमने आपको फिगर 3.4 के बारे में बात की. एक युद्ध का दृश्य दिखाया. यह महाभारत के दृश्य का सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रण में से एक है. यह मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है, जो महाभारत की कहानी का उल्लेख करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. तो ये जो टॉपिक है ये अपने में एक यूनिक है, महत्वपूर्ण है. अगर आप इन चीज़ों को समझें, देखें, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल डिफरेंसेस विद इन द बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. तो सबसे पहले हमें आज उन पॉइंट्स पे ध्यान देना जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा. माय डियर, व्हाट वी स्टडी टुडे, वी डिस्कस दैट द रोल ऑफ मदर, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, मदर एडवाइस एंड कि गोत्र ऑफ विमेन की गोत्र क्या थी. हम लोगों ने देखा कि सातवाहन रूलर्स ऐसे शासक थे जिन्होंने न केवल वायलेशन किया, माताओं के नाम से अपने को चिन्हित कराया, पहचानित कराया, साथ ही साथ माताओं ने भी अपने पति के गोत्र की जगह अपने पिता के गोत्र को ही बनाए रखा. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्या माताओं की सहमति आवश्यक थी. हमने इस टॉपिक को देखा और उसमें हम लोगों ने बात की कि माताओं की एक्सेप्टेशंस कहाँ तक राजा एक्सेप्ट करते थे. हम लोगों ने गांधारी और दुर्योधन के बीच के जो डिस्कशन थे, सोर्स 5, उसको हमने देखा. एंड आल्सो वी डिस्कस द 2.5 टॉपिक वर मदर इम्पॉर्टेंट. बट you should never forget that the Satvahans, that succession to the throne was generally patrilineal. Even they recognize himself the name of her mothers. तो माता के नाम से भले ही वो पहचाने जाते थे, लेकिन उनमें जो राजगद्दी की प्राप्ति का जो तरीका था वो पैटर्नियन था, पैट्रिकल था. तो इस तरह से हम लोगों ने आज इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात की. आज के लिए इतना ही. फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और वहाँ पे हम लोगों ने अपने थर्ड टॉपिक को देखेंगे.
थर्ड टॉपिक हमारा है सोशल डिफरेंसेस विद इन द बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक जो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, सामाजिक विषमताएं दिखेंगी आपको वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, विद इन द बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, विद इन एंड द बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।